ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे यूजीसी नेट के पहले पार्ट शिक्षण अभिक्षमता के विषय में, और शिक्षण अभिक्षमता में हम लोगों ने अब तक के 3 लेक्चर को देख लिया है। पहले में आपने देखा कि शिक्षण अभिक्षमता की परिभाषा क्या होती है, शिक्षण अभिक्षमता की जरूरत क्या होती है, शिक्षण अभिक्षमता कार्य क्या करती है। दूसरा जो लेक्चर था वो आपने देखा कि शिक्षण की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन मेथड से पढ़ाया जाए तो छात्रों को अधिक समझ में आता है। इस बात के लिए आपने दूसरा वीडियो भी देखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जो कि होगा आपके शिक्षण सहायक सामग्री के लिए। शिक्षण सहायक सामग्री का बेसिकली यूज क्या होता है कि किसी भी कक्षा में जब टीचर प्रवेश करता है तो कक्षा को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करता है, यानी जितना आपने पढ़ाया, बताया, सिखाया है उसमें कुछ और अधिक ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए, ज्ञान हमेशा के लिए थोड़ा सा अस्थायी हो जाए, छात्रों को ज्यादा समझ में आए, इसके लिए हम लोग करते क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। अच्छा, शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। शिक्षण सहायक सामग्रियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो होती है श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री जो होती है, ये श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से आप क्या करते हैं, कक्षा को सिर्फ सुनकर, छात्र क्या होता है थोड़ा सा सुन के ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो इसमें बेसिकली यूज होता है रेडियो का यूज किया जाता है, यानी रेडियो के माध्यम से अगर कोई कार्यक्रम, कोई आपके सब्जेक्ट को प्रसारण किया जाए तो जो छात्र होगा सिर्फ सुन के उसकी श्रवण इंद्रियां कार्य करेंगी, और श्रवण इंद्रियों के कार्य करने से ही जो छात्र का होगा वो शिक्षण समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरा जो होता है, आपने टेप रिकॉर्डर का नाम सुना होगा। टेप रिकॉर्डर जो होता है, टेप रिकॉर्डर का यूज तो टीचिंग क्षेत्र में बहुत किया जाता है, यानी शिक्षण के क्षेत्र में जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं बीएड या बीटीसी में, तो आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग के दरमियान टेप रिकॉर्डर के द्वारा आपके आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे शिक्षक को उसी बात को सुनाई जाती है, जिससे उसने जो पहली बार में जो गलती की है पढ़ाते समय वो दोबारा ना करे। तो प्रशिक्षण के कोर्स में आप टेप रिकॉर्डर का यूज कर लेते हैं और टेप रिकॉर्डर का यूज करके अपनी कक्षा को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला जो होता है वो होता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो होता है, ग्रामोफोन का नाम आपने सुना होगा, ग्रामोफोन का नाम आपने सुना होगा। वो क्या होता है कि जो माइक होती है, माइक के माध्यम से, या जब कक्षा बहुत बड़ी हो, कक्षा बड़ी होती है तो ये ग्रामोफोन का यूज करके, माइक का यूज करके शिक्षक अपनी बातों को सारे स्टूडेंट तक संचारित कर देता है, जिससे माध्यम से सारे स्टूडेंट का लाभ होता है, तो होता है ग्रामोफोन। ये 3 प्रकार की सहायक सामग्री जो होती है वो होती है श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री में जो छात्र होता है वो सुनता है और शिक्षक बोलता है, यानी शिक्षक अपना स्पीच देता है, अपना लेक्चर देता है, छात्र सिर्फ श्रवण इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ सुनकर अपनी शिक्षण समस्या का समाधान करता है। तो वही होती है श्रव्य सहायक सामग्री। और एक होती है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, जिसको आप देखकर, दृश्य सहायक सामग्री को आप क्या करते हैं, देखकर ही शिक्षण समस्या का समाधान करते हैं। दृश्य सहायक सामग्री में जो शिक्षक छात्र होता है वो देखता है, अर्थात जैसे चार्ट, मॉडल, मानचित्र, इनका यूज करके शिक्षक क्या करता है, ढेर सारी शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब ढेर सारी शिक्षण समस्या का समाधान करता है, तो उसे बोलते हैं दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आपको मैप की जरूरत है, मानचित्र की जरूरत है। मानचित्र पर सारे देशों के नाम या जो कुछ भी है उनको क्लियर किया जाता है, तो वही होती है दृश्य सहायक सामग्री। तो इसमें मेन तो होता है मानचित्र, मानचित्र का यूज किया जाता है। मानचित्र का यूज भूगोल पढ़ाते समय आप करते हैं। शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान क्या होता है कि जिसका वो उपयोग, मतलब शिक्षक को छात्र को पूरी तरह से वास्तविक रूप से नहीं दिखा सकता, तो क्या करता है, प्रतिमान यानी मॉडल डेवलप कर लेता है, यानी उसका मॉडल बना लेता है। मॉडल बना के कक्षा में यूज करता है, तो छात्रों को देखने में और अधिक आकर्षक हो जाता है, मनोरंजक भी हो जाता है। और जब छात्र देख लेता है
तो सहायक सामग्री के माध्यम से उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसे बोलते हैं शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान का उपयोग बेसिकली श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। और होता है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? कोई ऐसा आंकड़ा मिल जाए जिसको बताने के लिए एक ग्राफ टाइप का बनाना हो, एक आकृति बनानी हो, ग्राफ के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए तो उसे बोलते हैं दृश्य सहायक सामग्री। पत्र पत्रिकाएं यानी न्यूज़पेपर जो होता है वो भी आती है आपकी दृश्य सहायक सामग्री। पत्र पत्रिकाओं का यूज किया जाता है। पत्र पत्रिकाएं भी आपकी दृश्य सहायक सामग्री में आती हैं, और जिसमें यानी श्रवण इंद्रियां और दृश्य इंद्रियां दोनों कार्य करें तो उसे बोलते हैं श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री उसे बोलते हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में क्या होता है कि जो छात्र होता है वो सुनकर भी और देखकर भी अपनी शिक्षण सहायक सामग्री, अपनी शिक्षण समस्या का समाधान करता है, तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं उसे। यानी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में बेसिकली आता है फिल्म स्ट्रिप आती है, या मान के चलिए आपका टीवी आता है, और समाचार आता है, न्यूज़पेपर, ये सारी बातें आपके आते हैं श्रव्य दृश्य। यानी आप देखें टीवी को, टेलीविजन जिसे बोलते हैं, टेलीविजन का यूज किया जाता है। टेलीविजन जो होता है इसमें दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देता है। जैसे आपका यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग यहाँ होगा। अच्छा, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री इन तीनों सहायक सामग्री में ज्यादा एथेंटिक होगी, ज्यादा प्रभावशाली होगी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसमें फिल्म आएगा। फिल्म को आप देखते हैं तो ये कितना मनोरंजक होता है, खूब आकर्षक तरीके से, यानी डिजिटल में आप आकर्षक तरीके से फिल्म के माध्यम से आप शिक्षण को संचारित कर सकते हैं। फिल्म हो जाएगी। अच्छा, आगे आता है, इसमें एक श्यामपट्ट छूट गया है, यानी श्यामपट्ट का यूज आप कर सकते हैं दृश्य सहायक सामग्री में। यानी श्रव्य सहायक सामग्री इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, और दृश्य सहायक सामग्री में मानचित्र हो गया, शिक्षण प्रतिमान हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट एक होता है, चार्ट का यूज आप कर सकते हैं। चार्ट भी आपका होगा दृश्य सहायक सामग्री में। और श्रव्य सहायक सामग्री में बेसिकली टेलीविजन का यूज किया जाएगा। ऑनलाइन जितनी कक्षाएं हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो आप सहायक मतलब अपनी शिक्षण समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। अच्छा, सहायक सामग्री जो होती है उसका यूज क्या होता है? सहायक सामग्री बेसिकली कक्षा को आकर्षक बनाती है। कक्षा को आकर्षक बनाएगी तो शिक्षक क्या करेगा? अपने शिक्षण पाठ्यक्रम में सहायक सामग्री का यूज करेगा, खूब अधिक सहायक सामग्री का यूज करेगा, जिससे उसकी टीचिंग और इफेक्टिव होती चली जाए। तो टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए या कठिन विषय वस्तु को सरल तरीके से छात्रों तक संचारित करने के लिए शिक्षक यूज करता है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का यूज करता है। अच्छा, सहायक सामग्री बेसिकली क्या होती है कि सहायक सामग्री यूज होती है छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सहायक सामग्री का यूज किया जाता है। आगे भी कुछ सहायक सामग्री होती हैं जिसे आप बोलते हैं क्रियात्मक सहायक सामग्री। तो क्रियात्मक सहायक सामग्री में क्या होता है? शिक्षक कुछ करके दिखलाता है, यानी छात्रों के समीप आएगा शिक्षक और कुछ करके दिखलाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रामा का, ड्रामा या नाटक का। तो नाटक और ड्रामा जो होती है इसको बोलते हैं क्रियात्मक सहायक सामग्री। यानी क्रियात्मक सहायक सामग्री में जो शिक्षक होगा वो बेसिकली कुछ करके दिखाएगा। करके दिखाने का मतलब ये हुआ कि वो नाटक का आयोजन कर लेगा, एक ड्रामा का आयोजन कर लेगा, और कठपुतली का नृत्य, या मान के चलिए कि ऐतिहासिक भ्रमण पर ले जा रहा है, ऐतिहासिक भ्रमण या भौगोलिक भ्रमण। तो क्रियात्मक सहायक सामग्री में शिक्षक और छात्र दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्रियात्मक सहायक सामग्री में जो होता है छात्र और शिक्षक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और कक्षा को और अधिक स्थायी बनाने के लिए, ज्ञान को और अधिक स्थायी बनाने के लिए क्रियात्मक सहायक सामग्री का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सारी इंद्रियां वर्क करती हैं। और जब इंद्रियां वर्क करती हैं तो क्या होता है
ऐसे माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है तो और अधिक क्या होता है, स्थायी हो जाता है। अच्छा, कुछ होती है प्रयोगात्मक सहायक सामग्री। प्रयोगात्मक सहायक सामग्री जो होती है उसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आपको लैब में ले जाया जाए। लैब में जब शिक्षक किसी छात्र को ले जाता है तो लैब में जितनी चीजें यूज होती हैं वो सारी प्रयोगात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। यानी आप उसमें क्या करेंगे, छात्र जो होंगे वो क्या करेंगे कि उनका यूज करके अपने टीचिंग को और अस्थायी बनाएंगे, अपनी शिक्षण समस्या का समाधान कर लेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रयोगात्मक सहायक सामग्री। प्रयोगात्मक सहायक सामग्री बेसिकली इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे बीकर हुआ, लैंप हुआ, और पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी को पढ़ाते समय आप यूज कर सकते हैं कि साहुल हुआ, मापदंड हुआ या सिस्मोग्राफ हुआ, ये सारे प्रयोगात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए वायुमंडल पढ़ा रहे हैं तो बैरोमीटर का यूज किया जाए, वायु कैसे मापी जाए तो उनका आप अध्ययन करेंगे, तो ये प्रयोगात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, मान लीजिए आप जमीन वगैरह नापने के लिए यूज करते हैं तो जरीब का नाम सुना होगा, जरीब भी आपकी क्या होती है, प्रयोगात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। अच्छा, सहायक सामग्री क्या होगा कि ज्ञान को और इष्टतम स्तर के लिए, इष्टतम मतलब उच्च स्तर पर ले जाने के लिए यूज जो होता है वो होती है सहायक सामग्री को, ज्ञान को इष्टतम यानी सर्वोच्च स्तर तक ले जाने के लिए सहायक सामग्री का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मूल्यांकन प्रक्रम की, यानी आपके अगला जो प्रक्रम होगा वो होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि जब आपकी टीचिंग हो जाए, कोई भी शिक्षक क्या करता है, शिक्षण के लिए पहले तो आप उसके पास होती है समस्या, और समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, बनाता है उद्देश्य, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करता है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है शिक्षण, और शिक्षण के टाइम में ही यूज उसने क्या किया, शिक्षण के समय में ही यूज किया सहायक सामग्री का, यानी शिक्षण का यूज किया। और शिक्षण यूज होने के बाद उसने क्या किया, मूल्यांकन यानी अंतिम सोपान में मूल्यांकन करता है। टीचर क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अच्छा, मूल्यांकन क्यों करता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा उसने जो पूर्व में उद्देश्य बनाए थे, इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है कि नहीं हो पाई है, और हो पाई है तो कितनी हो पाई है, इसका पता लगाने के लिए क्या करता है, शिक्षक मूल्यांकन करता है। अच्छा, मूल्यांकन से पहले मूल्यांकन जो होती है इसमें 2-3 चीजें छुपी होती हैं। मूल्यांकन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो हम लोग मूल्यांकन पर बात करते हैं। मूल्यांकन में 2 बातें होती हैं, एक तो होता है आकलन और दूसरा होता है मापन। मूल्यांकन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आकलन, आकलन मतलब एक होता है मापन, मापन मतलब किसी भी ज्ञान को या किसी भी तथ्य का मेजरमेंट करना जो भौतिक राशियों के द्वारा होगी, यह हमेशा मापक होगी। और दूसरा होता है अनुमान लगाना यानी आकलन करना। आकलन में क्या होता है कि आकलन की प्रक्रिया में 2 बातें होती हैं। आप पहले देखते हैं किसी भी छात्र की भूतकालिक स्थिति, यानी उसने पहले क्या किया है, यानी भूतकाल का पहले अध्ययन करते हैं कि भूतकाल में उसने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है। और भूतकाल का जब अध्ययन करके शिक्षक क्या करता है, वर्तमान के टाइम में उसमें तुलना करता है, वर्तमान में ये बालक क्या कर रहा है, इसका पता लगाता है। तत्पश्चात भविष्यकालिक कथन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, आकलन करते हैं। इसे क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। यानी भविष्यकालिक तथ्यों का पता लगाना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। मेजरमेंट में क्या होता है, मापन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई छात्र है वो टाइप करना सीख रहा है, तो टाइप करना सीख रहा है तो उसने मान लो 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप किए, यानी 1 मिनट में कोई छात्र आया, उसने 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप किए।
अच्छा 40 वर्ड टाइप किए तो ये टाइपिंग अच्छा है या बुरा है, इसका ही निर्धारण करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्यांकन वो प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र के सारे प्रक्रमों का अध्ययन किया जाए। अंतिम सोपान में शिक्षक ये देखने का प्रयास करता है कि हमने जो बताया समझाया छात्र को, क्या उसको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आई तो कितने स्तर तक आई, तो वो क्या करता है, इवेलुएट करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के माध्यम से, इवेलुएशन के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि ये जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है अथवा नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये होता है मूल्यांकन। अच्छा, मूल्यांकन भी कई प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन में आप देखते होंगे कि छात्र क्या करते हैं, बेसिकली जो आपके यहाँ सीटेट में, यूपी टेट में और यूजीसी नेट में मूल्यांकन से प्रश्न पूछता है, वो ये पूछता है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल्यांकन के अगर प्रकार का अध्ययन करना हो तो आप क्या देखते हैं, मूल्यांकन के प्रकार में बेसिकली होते हैं दो प्रकार के। एक होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्र क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, इनका इवेल्युएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा, तो उससे पहले ढेर सारे टेस्ट खुद से बनाएगा। यानी जब शिक्षक स्वयं से प्रश्न पत्र बनाए और छात्रों से उसका उत्तर प्राप्त करे तो उसे बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। यानी आप इसे मान सकते हैं सप्ताह में एक बार किया जाए या महीने में एक बार किया जाए या 15 दिन में एक बार किया जाए, तो क्या होता है, इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षक कक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी अगर मान लो कोई छात्र आपने पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाया और वही चैप्टर वो ना समझ पाया, अब अगर वही चैप्टर नहीं समझ पाया तो उसमें इवेलुएट करेगा, टीचर क्या करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन इसलिए करेगा कि इसको जो बालक ना समझ पाया हो तो उसे फिर से समझ में आ जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षक ये पता करने की कोशिश करता है कि छात्र में कोई कमी तो नहीं रही, और अगर कमी है तो इन कमियों को दूर करने के लिए उसे अवसर प्रदान किया जाए, अर्थात वो नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़े तो उससे ये गलती ना हो, तो इसे बोलते हैं आप निर्माणात्मक मूल्यांकन। अच्छा, अगला होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि ये परीक्षा के अंत में किया जाएगा। यानी योगात्मक मूल्यांकन जो होगा वो परीक्षा के अंत में किया जाएगा। यानी साल भर आपने पढ़ाया और साल भर पढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं, जितने निर्माणात्मक टेस्ट लिए, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए जो आप टेस्ट लेते हैं, यानी शिक्षक जो टेस्ट लेता है अपनी कक्षा में कि छात्र को मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु पर ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ, तो टेस्ट लेता है। मान लीजिए आप महीने में एक बार लेते हैं, तो ऐसे 1, 2, 3, 4 महीने, 5 महीने का आप ढेर सारे टेस्ट के अंकों को जोड़ लेंगे और इन अंकों को आप मान के चलिए 6 माह में, 6 माही जो एग्जाम होती है, यानी 6 महीने में, 6 माह में जो होगा उसका क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। यानी 6 महीना आपने पढ़ाया और 6 महीना पढ़ाने के बाद सारे तथ्यों का स्वयं से क्या कर लेना, योगात्मक रूप से, यानी उनको जोड़ देना और इकट्ठे उनका इवेल्युएशन कर लेना, जिससे आप मार्कशीट दे सकते हैं। जैसे वार्षिक परीक्षा हुई, छमाही परीक्षा हुई, तो इसे आप बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अच्छा, मूल्यांकन के और भी प्रकार होते हैं, जैसे क्या करते हैं आप, मूल्यांकन में परिमाणात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन, और एक होता है क्या बोलते हैं, संख्यात्मक या गुणात्मक। तो जो परिमाणात्मक होते हैं, यानी इसको आप बोल सकते हैं संख्यात्मक मूल्यांकन या क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन जो होता है, यानी संख्यात्मक मूल्यांकन होता है। संख्यात्मक मूल्यांकन में अंक प्रदान किए जाते हैं। मूल्यांकन का वह प्रकरण जिसमें शिक्षक अंकों के द्वारा, यानी कोई वैल्यू अंक रख दी जाए, उन अंकों के द्वारा अगर उनका अध्ययन करे तो इसे बोलते हैं संज्ञात्मक या परिमाणात्मक।
परिमाणात्मक मूल्यांकन इसे बोलते हैं। ठीक है, परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जिसमें अंक प्रदान किया जाए, शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के बाद अंक प्रदान किया जाए तो उसे बोलते हैं परिमाणात्मक। अच्छा, दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन जो होता है, ये गुणात्मक मूल्यांकन में क्वालिटी का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बुद्धि चैप्टर पढ़ा रहे हैं या ईमानदारी को पढ़ा रहे हैं, तो ईमानदारी को आप संख्याओं में तो लिख नहीं सकते कि किसी के पास 5 किलो ईमानदारी है, ऐसा आप नहीं बता सकते। तो क्या बोल सकते हैं इसे, गुणात्मक तरीके से, यानी जिसमें आप अच्छा भला बुरा ऐसी तथ्यों का आकलन करें, तो इसे बोलते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब हम लोग परिमाणात्मक और गुणात्मक के बाद बात करेंगे मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती हैं या परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अच्छा, परीक्षण जो होगा, यानी आप जो पेपर बना रहे हैं मूल्यांकन के लिए, तो उसमें बेसिकली क्या होनी चाहिए कि वो विश्वसनीय होनी चाहिए। यानी आप मूल्यांकन के लिए जो परीक्षण यूज कर रहे हैं, यानी मूल्यांकन के लिए जो परीक्षण यूज होगा, इन परीक्षण की विशेषता होगी। इनकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, विशेषता ये होनी चाहिए कि इनमें विश्वसनीयता हो, विश्वसनीय हो, यानी इसमें बस विश्वसनीयता का गुण पाया जाए। यानी जो परीक्षण आपने बनाया है वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। वैध होनी चाहिए, वैधता का मतलब ये होता है कि आपने जो परीक्षण जिसके निर्माण के लिए बनाया है, अगर वो वही चीज इवेलुएट कर पाए, वही चीज मूल्यांकित करे, तो आप उसे बोलते हैं वैध। जैसे आप मान लीजिए घड़ी का निर्माण आपने किया और घड़ी हमेशा बताएगी तो समय ही, भले ही उसकी विश्वसनीयता में 5 मिनट लेट या 5 मिनट पहले ऐसे का क्वालिटी पाया जाए, लेकिन वो वैध होनी चाहिए। तो विश्वसनीयता की यानी परीक्षण की विशेषता क्या होती है कि पहली तो वो विश्वसनीय हो। विश्वसनीय का मतलब ये हुआ कि एक परीक्षण आप एक ही परिस्थिति में जितनी बार अप्लाई करें वो हमेशा बराबर परिणाम दे, तो उसे बोलते हैं ये चीज विश्वसनीय है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और बुद्धि परीक्षण के माध्यम से आपने किसी बालक की बुद्धि का इवेल्युएशन किया, मापन किया। अब बुद्धि का मापन किया, अब मान लो यहाँ बैठ के कक्षा में आपने मापन किया, तो उसे मान लो उसकी बुद्धि लब्धि आई 90। अच्छा, अगर मान लो वो लड़का अपने घर पे गया और घर पे कर रहे हैं 100 आ रहा है, तो सही है। मतलब आप ये समझिए कि परिस्थिति के बदलने पर अगर मान बदल जाए तो सही है। अच्छा, मैं मूल्यांकन करूं आया 90 और मान लो कोई दूसरा टीचर आया और 80 आ गया, तो उसको विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। यानी जिस परीक्षण को आप निर्मित कर रहे हैं, अगर समय स्थान और परिस्थितियां सेम है, तो क्या होना चाहिए, हर हाल में उसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू वो इक्वल आनी चाहिए। यानी तभी वो विश्वसनीय मानी जाएगी जब समय स्थान और परिस्थितियां एक समान हो और उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो आप बोलते हैं ये डेटा जो होती है वो क्या होती है, विश्वसनीय होती है। अगली जो इसकी विशेषता होती है वो होती है वस्तुनिष्ठता। यानी ये वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी उद्देश्य परक होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, जिस चीज के लिए जो परीक्षण बनाया गया हो उसके प्रति सारगर्भित तरीके से वो अपना परिणाम देने लायक हो, तो उसे आप बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। अच्छा, मूल्यांकन के एक प्रक्रम जो अभी नई डेवलप हुई है उसके विषय में आप लोग जान लीजिए, CCE पैटर्न, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यानी सतत मतलब कंटिन्यू, यानी जो चलता रहे। अच्छा, व्यापक मतलब क्या होता है कि जो विस्तार से मूल्यांकन कर सके छात्रों का, उसे आप बोलते हैं CCE पैटर्न या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कहीं कहीं आपको समग्र मूल्यांकन भी दे देगा। अच्छा, सतत मूल्यांकन क्या होता है कि शिक्षक रोज रोज कक्षा में आता है, रोज पढ़ाता है, रोज समझाता है, बताता है, तो इस प्रक्रिया में छात्र क्या होता है, डेली उसका प्रतिपुष्टि देता है। यानी डेली शिक्षक प्रश्न पूछता है और डेली छात्र उसका जवाब दे देता है, तो इसी को बोलते हैं CCE पैटर्न या सतत और व्यापक मूल्यांकन। जिसी का पार्ट है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो CCE पैटर्न का ही पार्ट है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही पार्ट है
कि इस मूल्यांकन प्रक्रम में शिक्षक छात्रों पर कोई दबाव नहीं देगा। जितना पढ़ाएगा, मान लो 1 यूनिट पढ़ा रहा है, अब 1 यूनिट का आप क्या कर लेगा, टेस्ट ले लेगा, परीक्षण कर लेगा। तो इसके माध्यम से अगर कोई बालक उस यूनिट में किसी विशेष टॉपिक पर अगर समस्या है तो उस समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अच्छा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होती है गुणात्मक मूल्यांकन होती है। गुणात्मक मूल्यांकन मतलब इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं, इसमें क्वालिटी बताया जाता है, ग्रेड प्रणाली। अभी आप देखते होंगे हाई स्कूल के मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम चल गई है। तो ग्रेडिंग जो सिस्टम चली है उसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अच्छा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बाद अब आपके मूल्यांकन प्रक्रम में कोई भी चीज बची नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो होगा वो बताया जाएगा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। थैंक यू।